आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह कर सकता है। दोबारा से सुविचार सुनिए, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह कर सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर पर अपने परिवार के साथ खुश होंगे और अच्छे से अपना कार्य भी कर रहे होंगे। बेटा, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का अध्याय 4। अभी तक हमने अपनी हिंदी पुस्तिका के अध्याय पढ़े हैं 1 से लेकर 8 तक, और मुझे उम्मीद है कि आपने अपना सारा कार्य कर रखा होगा। कोई भी वर्क आपका पेंडिंग नहीं होगा। और बेटा, आपका कंप्लीट ही चाहिए। जिसका भी लगे कि अभी मेरा इसमें छूट गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो और हमने जो ग्रामर के अपने व्याकरण के 3 चैप्टर पढ़े हैं वो एक बार आपको बता देती हूँ हमने कौन कौन से पढ़े हैं। पहला जैसे हमारी भाषा या भाषा से था हमारा, तो दूसरा चैप्टर था वर्ण विचार, और तीसरा पढ़ा था हमने संधि के बारे में जाना था। और अब हमारा है अध्याय 4 शब्द विचार, ठीक है बेटा। तो पहले जो आपने 3 चैप्टर पढ़े थे, भाषा से संबंधित प्रश्न उत्तर पढ़े थे कि भाषा क्या है, उससे सारे आपने प्रश्न उत्तर पढ़े और आपको समझ में भी आए होंगे। दूसरा हमारा वर्ण विचार था और तीसरा हमारा संधि था। तो अब देखिए जो शब्द विचार है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए कि शब्द क्या होता है, ठीक है। तो देखिए शब्द क्या होता है, एक बार मैं बता देती हूँ। शब्द एक या एक से अधिक, क्या है, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है, ठीक है बेटा। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है। इसी में हमें पता होना चाहिए कि पद क्या होता है। शब्द के बारे में आपको पता चला कि शब्द किसे कहते हैं, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। और फिर इसमें हमारा आता है कि पद क्या होता है, ठीक है। तो पद को देखिए, पद किसे कहते हैं। शब्द का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और इसका रूप भी बदल जाता है। वाक्य में प्रयुक्त यही शब्द पद कहलाता है। यानी कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है और जो वाक्य में प्रयोग किया हुआ शब्द पद कहलाता है। तो आया समझ में, पद किसे कहते हैं कि जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है वह शब्द कहलाता है, ठीक है। दूसरा हमारा है शब्दों का वर्गीकरण, कि शब्दों का वर्गीकरण या शब्दों के भेद भी बोल सकते हैं या वर्गीकरण, ठीक है। तो शब्दों के वर्गीकरण को हमने मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। तो बेटा देखिए 4 हमारे भाग है। किस किस के आधार पर हमने वर्गीकरण किया है शब्द का, स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर है, पहला हमारा स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हमारा है रचना के आधार पर, और तीसरा हमारा है प्रयोग के आधार पर, और 4 नंबर पे हमारा अर्थ के आधार पर। तो बेटा आज हम सबसे पहले सिर्फ अपना पढ़ेंगे स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है बेटा। क्या पढ़ेंगे, स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर। तो स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है, ठीक है। स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। तो देखिए कौन कौन से हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, और अपना ये आ गया संकर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि तत्सम शब्द क्या होता है, ठीक है। देखिए पहले नाम देख लीजिए, तत्सम, तद्भव, देशज शब्द है, आगत या विदेशी शब्द है, और संकर शब्द है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए तत्सम क्या है। हाँ तो बेटा देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं, हमें पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के मूल जो उपयोग में लाया जाता है। संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल उपयोग में लाए जाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। कहने का अर्थ है कि संस्कृत के वे शब्द जो के त्यों उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है बेटा। ये हमारे तत्सम शब्द होते हैं। जैसे देखिए जल, घृत, ग्राम, गृही,
ऐसे और भी होते हैं, ज्येष्ठ, दधी, ये सारे संस्कृत के शब्द है। तो संस्कृत के वे शब्द जो के त्यों प्रयुक्त होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो के त्यों मतलब हिंदी में प्रयुक्त होते हैं एक तरह से, ठीक है। और तद्भव शब्द देखिए, ऐसे संस्कृत के वे शब्द जो थोड़े बहुत बदलाव के बाद हिंदी में प्रयोग होते हैं, ठीक है। तद्भव क्या होते हैं, जो संस्कृत के वे शब्द जो थोड़े बहुत बदलाव के बाद हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखिए बेटा, तद्भव जैसे पानी, घी, गांव, घर आदि। और आगे देखिए देशज शब्द, देशज जो अपने हिंदी और बोलियों से लिए गए शब्द प्रयुक्त में किए जाते हैं, इनका संस्कृत से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। देशज शब्द क्या होते हैं, जो अपने हिंदी और अपनी बोलियों से लिए गए शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, इनका संस्कृत से कोई संबंध नहीं होता है, उसे हम देशज शब्द कहते हैं। तो देखिए बेटा, देशज शब्द में जैसे खाट, धोती, थैला आदि, ठीक है। आगे देखिए आगत या विदेशी शब्द, कौन सा है, आगत या विदेशी शब्द। तो ये कौन से शब्द होते हैं, आगत या विदेशी शब्द, जो विदेशी भाषाओं से संपर्क में आने पर और उनके जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं या उनके जो शब्द हिंदी में प्रयोग में किए जाते हैं, उसे हम विदेशी या आगत शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे कि तुर्की के हो गए, अरबी हो गए, फारसी हो गए, पुर्तगाली हो गए, जो मुख्य रूप से जो इन देशों से हमारी भाषा में मिले हुए हैं, ठीक है। चीनी के हो गए। तो देखिए उदाहरण के लिए आगत या विदेशी शब्द में कैंची, ठीक है, कैंची हमारा तुर्की का शब्द है, उम्र हमारा अरबी है, अमरूद फारसी है, डॉक्टर अंग्रेजी है, अलमारी हमारा पुर्तगाली है और चाय चीनी है, ठीक है। आया समझ में। अब है हमारा संकर शब्द। संकर शब्द जो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द हमारा क्या कहलाता है, संकर शब्द, ठीक है। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बना शब्द हमारा संकर शब्द कहलाता है। तो देखिए दो भिन्न भाषाओं से, जैसे अंग्रेजी या हिंदी, ठीक है, इस तरह से फारसी या हिंदी, इस तरह से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो देखिए उदाहरण देखिए एक बार, जैसे हमारा है गुलाब, गुलाब हमारा फारसी का है, ठीक है। और जल, जल हमारा हिंदी भाषा का है। तो दो भाषा हो गई हमारे पास, एक भाषा हमारी फारसी है और दूसरी भाषा जो शब्द लिया गया हिंदी का लिया गया है। तो हमारा ये क्या बन गया, गुलाब जल। तो ये क्या हो गया, संकर शब्द में आता है, गुलाब जल की दो भाषाओं से मिलकर जो शब्दों का योग होता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। दो भिन्न भाषाओं के योग से बने हुए शब्दों या शब्दांशों को संकर शब्द कहते हैं। तो टिकट, टिकट हमारा अंग्रेजी शब्द है और घर, घर हमारा हिंदी शब्द है। तो क्या बन गया ये हमारा टिकट घर, क्या बन गया, टिकट घर। तो बेटा ये हमारे आज हमने जो पढ़े हैं स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पढ़े हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको पता भी चला होगा कि शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं और शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। और हमने जो पहला वर्गीकरण के आधार पर हमने उनके भेद पढ़े हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। तो बेटा आज सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे और इनको ही आपको अच्छे से दोबारा से पढ़ना है, समझना है। और इसके कुछ मैं प्रश्नोत्तर दूंगी आपको लिखने के लिए, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और ऐसे ही अपना वर्क करते रहिए बेटा समझकर अच्छे से। धन्यवाद।